हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द कलेक्शन ऑफ all the DNA material in one complete set of chromosomes in a cell। एक कोशिका के अंदर जो कलेक्शन होता है डीएनए मटेरियल का क्रोमोसोम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, राइबोसोम, क्रोमैटिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, जीनोम। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और भी बातें जीनोम के बारे में समझेंगे। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। मानव जीनोम में अनुमानतः 30,000 से 35,000 तक जीन होते हैं। तो जो जीनोम होता है, इसमें 30,000 से 35,000 तक क्या जीन्स होते हैं, और जो माता पिता से गुणों को संतानों में लाने का कार्य करते हैं। अ जीनोम इज एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पर किसी भी जीव की संपूर्ण उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है जीनोम सही होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द डीएनए मटेरियल इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following leaf structures facilitate the transport of water, nutrients and sugars as well as provides structural support to the leaf? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर लीफ से संबंधित पूछा गया है। तो बॉटनी में ये क्वेश्चन और ये नर्सिंग ऑफिसर का जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था उसमें आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है इसमें एपिडर्मिस, दूसरा है स्टोमेटा, तीसरा है लैमाइना और चौथा वेन्स। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में भी वेन्स पाई जाती हैं, यहाँ पर पत्तियों में भी वेन्स पाई जाती हैं, लेकिन उनका वहां पर दूसरा कार्य होता है। तो इसका जो आंसर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को फैसिलिटेट करना, न्यूट्रिएंट्स को फैसिलिटेट करना, शुगर को फैसिलिटेट करना, ये काम किसका होता है? पत्ती में पाई जाने वाली वेन का। अब समझते हैं, ये एक पत्ती का स्ट्रक्चर है, तो इसमें वेन्स आप देख सकते हैं कि कहां पर वेन्स बनी हुई हैं। तो ये वेन है, और जिस प्रकार मानव शरीर में वेन से सबसे छोटी जो होती हैं सिराएं, उनको वेन्यूल्स बोलते हैं, उसी प्रकार इनसे भी वेन्यूल्स निकलती हैं। तो इनका काम होता है वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनमें हेल्प करना, न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करना, इनका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित उपकरण की पहचान करें। यहाँ पर एक आपके सामने ये चित्र दिया गया है, इसका बताना है कि आपको कि ये कौन सा उपकरण है। ऑप्शन 1 एंडो स्टेपलर, ऑप्शन 2 सर्कुलर स्टेपलर, ऑप्शन 3 लीनियर स्टेपलर, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रो कॉटरी। तो जैसा कि हम लोग ये सामने देख रहे हैं, ये क्या होता है? लीनियर स्टेपलर होता है, और टाके लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। लीनियर स्टेपलर एक मैकेनिकल स्टेपलर है जो काट तो नहीं सकता, लेकिन ऊतकों को स्टेपल कर सकता है। यह 30 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर आकार में दो अलग अलग स्टेपल आकारों के कार्ट्रिज के साथ उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का पूर्ण रूप है। ऑप्शन 1 एक्रेडिटेड सोशल सैनिटेशन हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन 2 एंटीसिपेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन 3 एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन 4 एक्वायर्ड सैनिटेशन हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा
कि NRHM के अंडर में आशा बहुएं काम करती हैं, जिनका टीकाकरण में, प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक होती हैं, जो कि लास्ट कनेक्टिंग लिंक है, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ये जनता से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। लेकिन इसका एक फुल फॉर्म होता है। जो फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है आशा का एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर शब्द का प्रयोग पहली बार 1946 में निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 मुदालियार समिति, ऑप्शन 2 करतार सिंह समिति, ऑप्शन 3 श्रीवास्तव समिति, ऑप्शन 4 वोर समिति। तो व्यापक स्वास्थ्य देखभाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1946 में यह किया गया था भोरे समिति द्वारा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। भोरे समिति की स्थापना 1943 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए एक विकास समिति द्वारा किया गया स्वास्थ्य सर्वेक्षण था। तो इसकी स्थापना, जो भोरे समिति की स्थापना है, ये 1943 में की गई थी। लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1946 में भारत सरकार को सौंपी थी। और इसका जो काम था, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में इसको जाना जाता है। अब जो है और भी समितियां यहाँ पर दी गई हैं। लगातार जो भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें एक समितियां पूछ ली जाती हैं, तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। तो इसमें मुदलियार समिति है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसको स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1963 में चड्ढा समिति आई, जो कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए गठित की गई थी। तो इन्होंने क्या किया है कि 10,000 जनसंख्या पर एक बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इसके बाद 1965 में मुखर्जी समिति आई थी। तो मुखर्जी समिति ने क्या किया था कि जो चड्ढा समिति की सिफारिशें थी कि मलेरिया गतिविधि में जो लगे हुए वर्कर्स हैं, चूंकि वो परिवार नियोजन का काम भी कर रहे थे, तो चड्ढा समिति ने ये सिफारिश की कि ये जो मलेरिया में लगे हुए कर्मचारी हैं, ये केवल मलेरिया तक सीमित रहें और परिवार नियोजन का जो डिपार्टमेंट हो ये अलग से कर दिया जाए। तो अलग से भर्ती तब से शुरू हो गई है और ये करने का काम किया था मुखर्जी समिति 1965 में। इसके बाद जंगलवाला समिति आई 1967 में। इसको स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण समिति भी बोलते हैं। उसके बाद 1973 में करतार सिंह समिति आई। ये इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। और इस समिति का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति रखा गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वेरियस जो भी कमिटीज स्वास्थ्य के क्षेत्र में गठित हुई हैं वो अभी हाल फिलहाल में देखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गर्भाशय गुहिका यूट्राइन कैविटी की सामान्य लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन 1 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 6.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 9.5 सेंटीमीटर से 11.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। जब भी बात करें यूट्राइन कैविटी की, जो कि गर्भाशय गुहिका होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, तो इसकी जो सामान्य लंबाई होती है 6.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका जो फिगर है ये दिया गया है। द यूट्राइन कैविटी हैज एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ 80 ml to 200 ml। द यूट्रस इज सबडिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। तो ये जो यूट्राइन कैविटी होती है, इसका जो वॉल्यूम होता है 80 से 200 ml होता है और यूट्रस को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी, सर्विक्स और फंडस। अब यूट्रस स्वयं
3 लेयरों से मिलकर बना होता है। एंडोमेट्रियम जो कि सबसे लास्ट की होती है, उसके बाद इसमें आगे का दिया नहीं गया है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और जो सबसे ऊपर का होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। तो इस प्रकार से यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किस वयस्क मच्छर और लार्वा को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाना चाहिए? मीन्स एक ऐसा इनमें से मच्छर है जिसके लार्वा से जीका डिजीज फैलती है, तो ये वायरस, ये जो मच्छर होता है, ये कौन सा मच्छर होता है जो कि जीका बीमारी फैलाने में सहायक होता है? ऑप्शन 1 जेनोप्सिला, ऑप्शन 2 एनाफ्लीज, ऑप्शन 3 क्यूलेक्स, ऑप्शन 4 एडिज। तो यहाँ पर जैसे डेंगू एडिज से फैलता है, उसी प्रकार ये एडिज मच्छर ही जीका वायरस का फैलाने का कार्य करता है, जीका वायरस का संचरण करता है। इसलिए एडिज मच्छर के लार्वा को नष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिस भी क्षेत्र में जीका वायरस के केस ज्यादा मिलते हैं। एडिज मच्छर जीका वायरस मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जो संक्रमित एडिज मच्छर के किसी व्यक्ति को काटने से फैलता है। जीका वायरस की उत्पत्ति 1946 में हुई थी। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है, जीका वायरस रोग के निवारण यदि करना है तो एडिज मच्छर के लार्वा को नष्ट करना ही पड़ेगा, तभी जीका से मुक्ति मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक निर्धन एवं कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है, जो भारतीय जनसंख्या का निचला 40% भाग है। तो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी स्कीम चलाई जा रही है बीमा से संबंधित, जिसका आपको अभी नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है PMUY, दूसरा ऑप्शन है PMMBY, तीसरा ऑप्शन है PMJAY एंड चौथा ऑप्शन है PM मुद्रा। जब बात आती है स्वास्थ्य बीमा कवरेज की, तो इसका उद्देश्य 12 करोड़ निर्धन परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना, और ये जो काम है ये करती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में PMJAY ये दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पताल, तो इसमें क्या है, जो भी सरकारी अस्पताल हैं वो भी संबद्ध हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी संबद्ध हैं, जिससे कि जो गरीब परिवार है उनको 5 लाख का बीमा प्राप्त हो सके। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है अपगार स्कोर से संबंधित है। अपगार के लिए सर्वोत्तम संभावित स्कोर क्या है? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 15। अपगार स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो जन्म के 5 मिनट तक, पहले 1 मिनट में और 5 मिनट में बच्चे की स्वास्थ्य का स्थिति का आकलन करने के लिए इसको स्कोर देते हैं, बच्चे को स्कोर देते हैं कि भाई ये बच्चा स्वस्थ है, अस्वस्थ है या गंभीर श्रेणी में है। तो इसका जो संभावित अधिकतम स्कोर होता है ये होता है 10, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट लिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सभी को 2-2 अंक दिए गए, तो ये जो 10 होता है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम स्वास्थ्य का संकेत होता है यदि 10 किसी बच्चे का अपगार स्कोर आए। अब समझते हैं यहाँ पर जो अपगार स्कोर है इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित होती हैं।
तो ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमिस और ए फॉर एक्टिविटी और आर फॉर रेस्पिरेशन। मीन्स है यदि किसी बच्चे का जो अपीयरेंस है, उसका त्वचा का कलर है, जो स्किन कलर है वो नॉर्मल है, गुलाबी है, तो उसको 2 अंक देंगे। और यदि कुछ नीलापन है, जैसे हाथ पैर नीले हैं, शरीर गुलाबी है, तो 1 अंक देंगे। और पूरे शरीर में नीलापन है तो 0 अंक देंगे। इस प्रकार से इसका स्कोरिंग सिस्टम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है? ऑप्शन 1 बढ़ा हुआ TSH, ऑप्शन 2 बढ़ा हुआ T3 T4, ऑप्शन 3 बढ़ा हुआ T3 T4 TSH और मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 4 केवल बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब भी बात आती है हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपोथायराइडिज्म मीन्स होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, इसकी जो लो एक्टिविटी हो गई है, जिसके कारण इससे निकलने वाला हार्मोन है वो अच्छी तरह से नहीं निकल पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये TSH इसका बढ़ जाता है इसमें। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल बढ़ा हुआ TSH। क्योंकि जो TSH होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो TSH आता है हाइपोथायराइड ग्लैंड के पास, फिर वो उससे कहता है कि आप अपने जो 2 हार्मोन है T3 और T4 वो निकालिए। लेकिन ये काम नहीं कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म है, जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा काम कम करती है, तो ये ज्यादा निकलता है। तो ज्यादा निकलता है तो ये सूचक होता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम मानी जाती है इसको। इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट पूरा हुआ। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।